अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन, ये मुबारक घड़ी आप तमाम तर देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज वो हसीन दिन है जिस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए थे। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, सब्ज़ गुंबद वाले के कदमों की खाक के सदक़े में हमें, हमारे मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे। हमें इस बात की तौफ़ीक दे कि हम खुदा रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वो हक़ अदा कर सकें जो हमें करना चाहिए। उनसे मोहब्बत करें, उनकी आल से मोहब्बत करें, क्योंकि जो कुछ हमें दुनिया में मिला है वो इन्हीं के सदक़े से मिला है। ये ख़ूबसूरत मुल्क जहाँ पर हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में भी हमें मिला है। ज़िंदगी की इतनी नेमतें हैं, वो बांट रहा है और हम ले रहे हैं, हम उससे फैज़याब हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी नेमत तो यकीन मानिए आजकल के दौर में जो आप देख रहे हैं कि वो एक ऐसा मुल्क जहाँ पर आप और मैं, हमारे बच्चे आज़ादी से सुकून से सो सकें, इस आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले सकें। तो अल्लाह पाक और उसके हबीब के बाद हमारे मुल्क में जो अमन और आशती जो कायम है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी फ़िज़ाइया, हमारी बहरी और हमारी बरी फोर्सेस को, उन जवान सपूतों को जो कि अपने मुल्क की इज़्ज़त की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने से बिल्कुल नहीं कतराते। और उनसे भी कहीं ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन माओं को, उन ख़ानदानों को जो कि अपने जिगर गोशों को अपने मुल्क की राह में अपनी मट्टी पे कुर्बान कर देते हैं। और यकीनन वो कहते हैं ना, रंग लाएगा शहीदों का लहू। तो वाकई ऐसा लगता है कि उन शहीदों के लहू ने इस मुल्क के भाग लगा दिए। और अभी ये हमारी फोर्सेस जो हमारा फ़ख्र है, मार का हक़ के बाद तो ये हमारा गुरूर भी बन गए, क्योंकि अब दुनिया ने देख लिया भाई, दुश्मन चाहे हमसे तादाद में ज़्यादा हो लेकिन हौसले में भी कभी वो बीट नहीं कर सकता। तो आज का दिन हमारे इन प्यारे सपूतों को, हमारी बर्री, हमारी बहरी, हमारी फ़िज़ाइया को सेलिब्रेट करने का दिन है। हमारे उन शहदाओं को, यकीनन वही ज़िंदा जावेद हैं। और अल्लाह पाक ने तो कुरान में कह दिया कि इनको मुर्दा ना कहो, ये तो ज़िंदा है, ये तो रिस्क भी पाते हैं। मौत तो हम जैसे लोगों को आनी है, ये तो हमेशा ज़िंदा और जावेद रहेंगे। तो उनसे, उनकी फैमिली से बात भी करेंगे। और मेरे बड़े स्पेशल गेस्ट आज के दिन के हवाले से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इमेजिन 6 सितंबर और मेरे मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका आज जश्न भी आज हम मना रहे हैं। तो ये दोनों दिन आज साथ भी आ गए हैं और अल्लाह पाक उन्हीं के साथ के मुल्क को कायम दायम भी रखे। जी जनाब, तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पाक बहरिया के रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर कमांडर नसीम अहमद साहब मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर शुमाइला जी, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। और अब मेरे ख्याल से इस बार 14 अगस्त को मनाने का भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि मार का हक़ के बाद पहला 14 अगस्त आया था, उसके बाद अब 6 सितंबर जो हमारा डिफेंस डे है, उसको भी मुझे लगता है सेलिब्रेट करने का हमारा जो जज्बा है ना, वो मल्टीप्लाई हो चुका है। और स्पेशली हमारे वाइस एडमिरल राजा रब नवाज साहब की जो स्टेटमेंट थी, जिसने लोगों के दिल मोह लिए, और मैंने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया में भी उसको इतनी पजीराई मिली, जिसमें उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू थिंक अबाउट अस, पाकिस्तान नेवी एंड दिस साइलेंट गाय, क्योंकि हम अक्सर देखते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में खामोश बैठे हुए, तो कहते यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट विद द हेल्प ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी our actions will always be louder than our words। और वो क्या मतलब एक जुमले में उन्होंने कैसे कूजे को समेट लिया, वो हम कैसे भूल सकते हैं। मैं आप सबको खुशामदीद एक बार फिर से कहना चाहूँगी। और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जिन जिन मरतबों पे सारे आप लोग फाइज हैं कि किस तरीके से आपने वतन अजीज़ की हिफाजत करनी है। और अगर मैं पाक बहरिया के वाले से बात करूँ तो वो ये में जाती ना कि खामोश पर स्ट्रॉन्ग। तो आजकल के दौर में जब हम बहुत सारी जगहों पे कशीदा हालात भी देख रहे हैं और अमन भी हमने बरकरार रखा हुआ है, पाक बहरिया का क्या किरदार है इसमें? First of all, thank you very much for inviting me in your studio. Pakistan is alhamdulillah blessed with a very long coastline of 1,001 kilometer from Jivni to Sir Creek. अगर हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को देखें तो वो 250,000 स्क्वायर किलोमीटर, 240,000 स्क्वायर किलोमीटर, और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इट इज़ अराउंड 50,000 स्क्वायर किलोमीटर।
तो जो टोटल पाकिस्तान का मैरीटाइम जोन है इट इज़ लाइक 290,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो जो इसकी वास्टनेस है उसको इस तरीके से गेज किया जाता है कि इन टर्म्स ऑफ एरिया दिस इज़ सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की 90% ट्रेड इज़ सी बॉर्न, जो कि समुद्री रस्तियों से, हमारे सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन से होती है। तो सी इज़ लाइक अ लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान, and Pakistan Navy is the sole guarantor, protector and guardian of the maritime frontiers and maritime interest of Pakistan. सही। अच्छा, क्योंकि मैं आज के दिन की भी एक तो भाई आजकल के दिन की इतनी फजीलतें हैं, क्योंकि हम 12 रबीउल अव्वल का आज दिन है और अल्लाह का ये भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें एक और अच्छा दिन दिया ज़िंदगी गुजारने के लिए, और हमने एक और अच्छा दिन और विटनेस कर लिया। मतलब मुझे कि अभी मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, लेकिन बाकी जो ये जेंजी हैं ये लोग, इन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा पूरा मार्का हक का टाइम। तो इनके अंदर वो जो वलवला ना, जो मुझे लगता है मेरे अम्मा अब्बा में जिन्होंने देखी हुई है 65 उसके बाद 71 की, तो वो जो वलवला था, अभी ये जो आजकल की जनरेशन है इन्होंने वो ही वलवला एक्सपीरियंस किया। सर आपका क्या एक्सपीरियंस था, अगर मैं स्पेशली आपको डिफेंस डे में लेके जाऊँ तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। ये जो मार्का हक जो भी एपिसोड हमारा गुजरा है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के सिलसिले में, ये मैंने एज ए डिफेंस एनालिस्ट एक नई डोमेन से मैंने जंग लड़ी। उससे पहले अपनी जब सर्विस में मैं 2021 में रिटायर हुआ था, तो उससे पहले सियाचिन में लड़े, फिर 1999 कारगिल वॉर लड़ी, फिर बालाकोट का इंसिडेंट हुआ, तब जो एक्टिव हम सर्विस में थे और उसका तब मीडिया को मज़ा सिखा रहे थे। लेकिन इस दफ़ा से जो हमने डिफेंस एज ए डिफेंस एनालिस्ट करके मैंने देखा, वो बेसिकली मैं कौम के साथ खड़ा हुआ था, सिविलियंस में खड़ा हुआ था। द काइंड ऑफ मोटिवेशन जो लोगों की थी, इस साइड से देख रहे थे, मैं इस साइड से देख रहा था। ये नसीम जिस तरह से बहरी सरहदों की हिफाजत कर रहे थे, तो हम दूसरा फ्रंट जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो था उसको हम इंडिया को चेकमेट किए हुए थे। जिस तरह से नौजवान, बूढ़े और बच्चे, अब ये कहते हुए मेरे जो है रूंगटे खड़े हो रहे हैं कि जैसे इनकी जो मोटिवेशन थी दैट वाज अनइमेजिनेबल। मैं एक वाइस चांसलर हूँ एक यूनिवर्सिटी में, जो मैंने वहाँ पर बच्चों का वलवला देखा, जोश देखा, और स्पेशली जैसे ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में हमने इंडियंस को जैम किया था, उनके पार ग्रेड्स को जैम किया, उनके राफेल्स को, Su-30 को, MiG-29 को जैम किया। साइबर वॉरफेयर में जो हमारी जो एक काबिलियत थी, वो दुनिया हैरान रह गई। जो इस वक्त मेरे पास जो बच्चे एडमिशंस में जो CA कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, उसमें जो प्रीडोमिनेंट है वो साइबर सिक्योरिटी है। तो आई वाज आस्किंग के व्हाई साइबर सिक्योरिटी, एंड द रेफरेंस वाज ऑपरेशन बुनियाद मरसूस। उसमें जो हमने कार्रवाई की है, तो उसका मतलब है कि जो इतना जो पूरी कौम को नेट की है, तो स्टूडेंट्स, यूथ जो 65% जो पाकिस्तान के हैं, वो इससे जो जेल हुए हैं। और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो एक एंटी पाकिस्तान मूव जो चलाई जाती है, वो सब मल्टीप्लाइड बाय जीरो ही। व्हाई? Persons like Shumaila were sitting on the borders and they were defending it. बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, देखिए हमारा, अगर हम इस साइड पे खड़े तो हमारा जोश और जज्बा और है, बिकॉज मी बीइंग अ लाहौरी, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने इन 65 की वॉर देखी हुई, तो वो तो जब ये सारा मार्का हक जब चल रहा था बुनियाद मरसूस, तो मेरे अब्बू को मैंने कहा, अब्बू हालात लाहौर के ख़राब हो सकते हैं, आप कराची आ जाएं। अब्बू कहते बेटा क्यों, ये घुसेंगे तो 3-4 चपेड़े हम भी मारेंगे। मतलब ये लोग इतने पम्प्ड अप थे। अगर हमारी ये सिचुएशन होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के क्या जज्बात होते हैं? हमारे जज्बात भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे बाकी सारी आर्म्ड फोर्सेस के हैं, और जैसे बाकी सारी हमारी नेशंस के हैं। और हम अपने अपने एंड पे, अपने अपनी डोमेन में हम जो हैं अपना एक वाइटल और रिस्पेक्टेड रोल जो है वो हम लोग प्ले कर रहे होते हैं। हम एज अ फीमेल ऑफिसर जो है, हम डायरेक्टली उस कॉम्बैट सिचुएशन में वॉरशिप या सबमरीन्स पर डिप्लॉय नहीं होते हैं, लेकिन हम एक सपोर्ट एंड पे हमारी जो भी डोमेन्स हैं, वो एजुकेशन है, मेडिसिन है, ट्रेनिंग है, लॉजिस्टिक है, टेक्निकल है, हम उसमें रहते हुए वो जो एक सपोर्ट सिस्टम बैटल फील्ड वालों के लिए होता है, हम उस सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए वो बड़ी बैकबोन होती है पीछे। जी, वो बड़ी बैकबोन होती है। सर आप मुझे बताएं, जो फील्ड के लोग हैं, आप लोग का क्या जोश होता है? मैं ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट से पहले एक ह्यूमन एलिमेंट टच करना चाहता हूँ पाकिस्तान नेवी का। जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का हुआ, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो हमारे जो शिप्स एंड सबमरीन्स थे, इनके फ्लीट के कुछ CPO सेलर्स जो हैं वो प्लान छुट्टियों पे अपने अपने गाँव, अपने अपने नेटिव टाउन्स की तरफ रवाना थे। और जब ये अपने अपने स्टेशंस पे पहुँचे तो इनको पता चला कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है इंडिया ने, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो नोइंगली कि इनका पास्ट में मॉडस ऑपरेंडी क्या रहा है इंडिया का, इसके बाद दे माइट वेंचर इनटू द मिलिट्री डोमेन एज वेल। तो वो लोग जितने भी थे
वो अपने अपने गाँव की तरफ नहीं गए, अपने अपने घरों की तरफ नहीं गए, वो नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के, और किसी ने उनको अपनी फ्लीट की तरफ से कॉल नहीं की, वो खुद फ्रॉम इनसाइड नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के दे ऑल लाइक 40 to 50 CPU सेलर्स थे इस पूरे इंसिडेंट के अंदर। तो अमेजिंगली दे रिपोर्टेड इन देयर यूनिट कि सर वी नो कि नाउ इज़ द टाइम वी माइट हैव टू सेल एंड वी फॉरवर्ड डिप्लॉयड। तो ये तो एक था ह्यूमन एलिमेंट पाकिस्तान नेवी का, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है जब इस तरह का कोई स्टैंड ऑफ या इस तरह की कोई सिचुएशन मुल्क पे आती है। और जब मैं किरदार की बात करूं तो जो उसमें जी पाकिस्तान नेवी इज़ अ 4 डायमेंशनल फोर्स। मैरिटाइम फ्रंटियर्स का जैसा मैंने आपको बताया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी के कंस्ट्रक्ट के अंदर। पाकिस्तान नेवी के वन ऑफ द डायमेंशन इज़ द सरफेस फ्लीट विच वी हैव मेजर सरफेस कॉम्बेटेंट दिस कैन डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट इक्विप्ड विद मॉडर्न स्टेट वेपन एंड सेंसर्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। ये हमारा सरफेस कॉम्बेटेंट हैं जो बिल्कुल एक इन्होंने ऑफेंसिव पोस्चरिंग एज्यूम की जैसे ये स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ। हमारी जो सब सरफेस सबमरीन फोर्स थी, एक ऑफेंसिव एलिमेंट है हमारी फ्लीट का, दे वर फॉरवर्ड डिप्लॉयड। हमारे जो एरियल एसेट्स हैं जिसमें लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं और हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, सर्विलेंस एसेट्स जितने भी हैं, यूकैब्स हैं, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं, दे ऑल वर एक्टिवली इन्वॉल्व और राउंड द क्लॉक 24/7 सर्विलेंस की इन्होंने। और कोस्ट लाइन और मैरीटाइम जोन वाज वेल लिट एट ऑल टाइम ड्यूरिंग दिस एंटायर स्टैंड ऑफ। मुझे लगता है मतलब देखिए, आप बर्री सतह पे भी आप देख सकते हैं दुश्मन को आता हुआ देख सकते हैं, आप फिजाई सतह पे भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, बट पानी के अंदर जाके डीप इन द सी ये बड़ा मुश्किल है कि आप लोग जिस तरह से डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी तो आदत है दुश्मन मुल्क की, तो हमसाया मुल्क की इतनी कोशिश करती है मैं इनको हमसाया मुल्क बोलूँ क्योंकि हम चाहते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी, मैं क्या पार्डन माई लैंग्वेज, कभी कभी पंजाबी ना निकल आते हैं, मैं कहती कोई ना कोई चवल मार देते हैं। तो सर कैसे डिटेक्ट कर ले, मतलब कि ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा। जी बिल्कुल, सबमरीन्स आर दी सेकंड टफेस्ट, सबमरीन लाइफ इज़ दी सेकंड टफेस्ट लाइफ ऑन अर्थ आफ्टर दी एस्ट्रोनॉट्स। सबमरीन जब बिल्कुल डीप सी में चले जाते हैं फ्रॉम कपल ऑफ डेज टू द वीक्स यू कैन से वी हैव टू सस्टेन। बहुत मुश्किल है ये, हाँ, इट्स नॉट दैट इजी। एग्जैक्टली। सो पाकिस्तान नेवी started submarine arm in 1964, much before our adversary, because our forefather or political and military leadership of that time very wisely decided that this is the offensive arm which Pakistan Navy must possess. So in 1964 we got our first submarine Ghazi from USA, and it played a very pivotal role in 1965 war and 1971 war, which actually checkmated the Indian Navy. से अगर मुझे बताएं, हम जब अपने डिफेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो अभी भी मुझे लगता है कि हम कुछ खुल के सेलिब्रेट नहीं करते, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि जो हमारी अचीवमेंट्स है ना, मुझे लगता है कि हमें अभी तक शायद बच्चों तक वो पहुंचा नहीं सके कि हमने किस किस लेवल पे कम तादाद में होते हुए भी हमने इतना कुछ अचीव कर लिया। मुझे तो वो जब ग़ज़वा खंदक पढ़ते हैं, ग़ज़वा बदर पढ़ते हैं, तो वो होता है कि क्या मुसलमानों की तादाद और क्या उनकी शुजाअत, बहादुरी। आजकल के जो बच्चे हैं उनके हाथ में ये जो मोबाइल है, इसमें इंफॉर्मेशन की बहुत आप है, इसके अंदर भी सिफ्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो इंफॉर्मेशन को आपने कैसे राइट ईयर्स तक राइट नैरेटिव पर्सपेक्टिव पहुंचाना, जो आप कर रही हैं, और ये भी देखिए जो क्रेडिबल हो उसको आगे पहुंचाना है। जी जी। तो उसमें शिफ्टिंग के लिए मैं कहता हूँ होल ऑफ अ सोसाइटी रिस्पांस की ज़रूरत है। हम टीचर्स की जिम्मेदारी है, हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चे खुद जो जन जी हैं वो अच्छे बुरों को अब समझते हैं। तो ये जो एक नैरेटिव फैलाया जाता था कि शायद कौम और अफवाज जो है उनके अंदर कोई दरार है, बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेशन मरियम मरसूस या ये मार्के हक को अगर आप देखें तो तमाम की तमाम यूथ, चाहे वो छोटी एज के हों, बड़ी एज के हों या पेरेंट्स की सेगमेंट में आते हों, वो उसी तरह मुतहद थे जैसे कि पेरेंट्स हमारी किस्से सुनाते थे कि 65 और 71 वॉर में क्या होता था। तो लिहाजा हम अपनी यूथ को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट ना करें। दे आर मोर देन व्हाट वी वर। लोग जो थे वो रॉकेट लॉन्चर के बराबर बैठे हुए थे। मैं आपको बता रही हूँ ना, लाहौर में मैं अपनी खाला वाले से पूछ रही हूँ, उन्होंने कहा जी जंग छिड़ी, वो छतों पे लोग चढ़े। मैंने कहा भैया आप बार अनाउंसमेंट हो रही है कि बहुत ज़्यादा हमारे लोग कुछ ज़्यादा ही दिलेर है। मतलब इससे नडर किस्म के हमने लोगों को देखा कि भाई ये क्या लोगों का ये वो रोमांस है, ये वो रोमांस है जो आर्म्ड फोर्सेस का और पाकिस्तानी कौम का है। और सर जो आपने फायर और बच्चे साथ बैठे हुए, बिल्कुल बच्चे, ये आप ये देखिए बच्चे। और
मुझे लगता है कि उस वक्त, क्योंकि हम भी जब मुसलसल टेलीविज़न देख रहे थे, हम अपने आप को हिस्ट्री का एक पार्ट बना रहे थे कि कल कला हम अपने, हमारे बच्चे जब बड़े होंगे फिर उनसे हमारे पोते पोते को हम उनको दिखाएंगे कि ये हुआ था। हमने अगले के राफेल को, उससे अच्छा तो हमारा जो कागज़ में जो पानी वगैरह, अल्लाह मियां पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, वो जब कागज़ के वो जहाज़ नहीं बनाते थे, उनके राफेल तो उससे भी बुरे साबित हुए। तो इससे साबित ही होता है कि चाहे जितना मर्जी तगड़ा जहाज़ हो, अगर उड़ाने वाला सही ना हो ना तो फिर उसको डबो के ही रहता है। लेकिन सर, अगर मैं वैसे बात करूँ, जब आपका जगह में आप याद करें कि 1965 के उस टाइम में व्हाट वर यू डूइंग, और आपको उस वक्त क्या वो था, आपके क्या इमोशंस थे? जो मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि 1965 में अगेन लोग अपने घरों की छतों पे थे, स्पेशली जिस तरह ये 65 में सरगोदा में जो किया था एम आलम साहब ने, और जिस तरह से उनके जहाज़ों को एक मिनट के अंदर 5 जहाज़ उन्हें गिराए थे, तो वही लेवल ऑफ जज्बा, वही मोहब्बत, वही वेलर, वही मोरल कौम का आज भी है, 2025 में भी, और 1965 में भी वैसे ही था। तो लिहाजा हम बड़ी कन्वीनियंटली कह सकते हैं कि जो लोग समझते हैं कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत शायद वो कुछ जो रोमांस है कौम का और अफवाज का कोई बीच पर दरार डाल सकते हैं, सर इम्पॉसिबल। वो बड़ी भौंडी कोशिश की गई कि किसी तरीके से आवाम को और जो हमारी फोर्सेस को ज़रा उसमें दरार, जिन लोगों ने सोचा कि हम एक शख्सियत परस्ती के पीछे अपने जो फ्यूचर है उसको गुमराह कर सकते हैं। भाई, अगर शख्सियत परस्ती हो सकती है, वैसे तो अल्लाह के सारे सजदे तो वो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही ऐसी हस्ती है भाई। उसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ, ये जो आप शख्सियत परस्ती में पढ़ते हैं ना, अपने बच्चों का मुस्तकबिल मत ख़राब करें इस चीज़ में आके। सर मुझे ये बताएं, ये तो आप लोगों को भी सुन के बड़ा अचंभा हुआ होगा, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ ये बॉर्डर्स की वॉर नहीं थी, ये मीडिया वॉर भी थी, और लोगों ने देखा किस तरीके से उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और पूरी दुनिया में हमने देखा कि जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसको जखसाई का भी बाइस बना। आप लोग को चंबे की बाइस से मिली जब उन्होंने बताया कि जब हमने लाहौर में हमने लाहौर पोर्ट तबाह कर दिया, तो आप लोग परेशानी में कि नहरों को पोर्ट बना लिया उन्होंने। नहीं, हमने उसको एंजॉय किया है ना कि अच्छा चलें, वी आल्सो गॉट टू नो कि अच्छा वहाँ पर भी एक पोर्ट थी जो इंडिया ने फिर बनाई होगी हमें तो पता ही। जी, तो आप देखिए वो अपनी इमेजिनेशंस में कहाँ पहुँचे हुए, वो हमारी नहर पे भी पहुँच गए थे, हमारी नहर को इतना बड़ा समझ लिया। खैर, छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है जनाब, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ और मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, आपको हम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर से आप तमाम तर देखने वालों को आज ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक। और आज साथ में हम अपने उन सपूतों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे उन बहादुर बेटों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे उन बहादुर माँओं को, उन बहादुर ख़ानदानों को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जिनका एहसान हम ज़िंदगी भर कभी चुका ही नहीं सकते, जिन्होंने अपने दिल के टुकड़ों को, अपने जिगर गोशों को इस राह हक़ में कुर्बान किया है। इस वक्त भी मेरे साथ एक फ़ैमिली ऐसी मौजूद है जिनको एज़ाज़ हासिल है। देखिए, सुन्नत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जब हम शहीदों की बात करते हैं तो आप देखें कि इनके इमाम कौन है, और ये बड़ा खुशकिस्मत घराना हमारे साथ मौजूद है। जाहिदा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सोहेल भाई हैं जो कि नाइक इस्लाम काशिफ ज़ुबैरी शहीद 2010 सितंबर में, जब ख्वाजा खेला में आपने देखा कि बड़ा एक कशीदा वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल होती थी, ऑपरेशन ज़्यादा वो इलाका था, वहाँ पर ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए इन्होंने जाम शहादत नोश किया था। आज इनके भाई और बहन ये हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं। आप दोनों को मैं शो में खुशामदीद कहती हूँ, और यकीनन एक दुख, एक गम तो है, और हमारे पास उसके कोई अल्फाज नहीं है कि हम किसी तरीके से कोई ऐसी बात कहें कि जो आपके गम को कम कर दे। बट एट द सेम टाइम जो फ़ख्र है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि हम जब हमारे शहीदों की जब जस्ते खाकी घर आता है और जैसे परचम में लिपटे हुए जिस एज़ाज़ के साथ, मतलब लोगों की क्या बारातें आती होंगी, जैसे हमारे इन शहीदों के जैसे जब जनाजे आते हैं तो वो किस शान व शौकत से आते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए। आप लोगों को जब इत्तला मिली थी भाई की शहादत की, तो वालिदैन हयात क्या सिनेरियो था, पहले किसको कॉल आई थी? वो 2002 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। उसके बाद जो है उस वक्त मैं ऑफिस में था, यानी कि ड्यूटी पे था, तो मुझे यानी कि उनके जो हवलदार थे उनके साथ उनकी कॉल आई, तो उन्होंने बोला कि वो आपके जो भाई हैं वो असल में वो हो गए, यानी कि शहीद हो गए इस पे पोस्ट के ऊपर। तो वो आप कहाँ पे? मैंने कहा मैं तो अभी जॉब पे ड्यूटी पर हूँ। तो वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका था,
तो वालदा जो थी वो हयात थी। मुश्किल होगा आपके लिए, आपने दफ्तर में और ये बहुत फ़ोन ज़्यादा एक मुश्किल कि होता। मैंने आगे सबको तो मेरे समझे वही पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई थी ये सुनने के बाद, क्योंकि ज़्यादा छोटे थे वो जो। फिर उसका अच्छा, आप वालदा, लोग कितने बहन भाई हैं सुहेल भाई? हम लोग हैं 5 बहन भाई, 6 थे 6 थे। लेकिन एक शहीद हो गए। एक तो वो तो है, वही तो जिंदा सबसे रह बड़ा। गए। जी जी। मतलब वो तो तसव्वुर जिंदा में है। तो वो सबसे बड़ा है, हालांकि वो तीसरे नंबर पे थे, लेकिन ये है कि तसव्वुर में सबसे बड़ा है। जब वो आते थे घर में ईद का समा होता था कि वो आया, उसका इंतजार रहता था। अभी भी ऐसा लगता है जैसे किसी पोस्ट पे। अच्छा, और हमने देखा है कि अल्लाह पाक जिसको इस रुतबे के लिए चुनता है उसको जैसे इल्म हो गया हो कि कुछ खास हो जाता है, कुछ खास हो जाता है, उनसे रिलेटेड उसको बातें पता- जो है वो खास हो जाती हैं। वो क्या था? क्या उन्होंने आपसे कभी बहन भाई से सवाल से कभी जिक्र किया था? वो क्या अभी कभी वो अपनी शहादत को लेके कभी बात करते थे कि मैं शहीद होऊंगा? कभी ऐसी बात? हाँ नहीं, बड़ी बड़ी बातें थी वो, मतलब जैसे मैं हम ये कहते तुम छोटे हो मुझसे, तो छोटे ही हो तुम, दूसरे नंबर पे थे, मैं हूँ मेरे बाद ये हैं, उसके बाद मतलब भाई हम दूसरे और वैसे तीसरे नंबर पे थे। तो अम्मी कहती थी मेरे सामने सारी बातें नहीं करो, तो इस तरह नहीं करो, क्योंकि जाहिर सी बात है अब्बू की डेथ हो गई थी। फिर ये थे अब्बू की डेथ के 7 मंथ्स के बाद ही इनकी खबर आ गई थी, तो अम्मी हार्ट पेशेंट भी थी। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था, रात तक बातें हुई, जो मेरा 22 रमज़ान था हम लोगों की बातें हुई, 23 रमज़ान को जुम्मे का दिन था, और सुबह सुबह में ये खबर मिली कि जो नमाज फजर पढ़ने के बाद बाकायदा और यूनिफॉर्म वगैरह पहना और ये इस तरह का ये हादसा हो गया। तो हमें यकीन ही नहीं, हमने कहा अभी तो हमने रात भर बातें की हैं सारी फ़ोन पर, जाहिर सी बात है, सुबह ये खबर आ गई। तो बिल्कुल भी अभी भी मतलब अभी भी हम लोग घर में होते हैं तो हमें यही लगता है कि अभी छुट्टियां पड़ेंगी, अभी होंगे तो वो आएंगे, घर आएंगे, इस तरह बल्कि होगा। देखा जाए तो बाकी अब ये भी सोचते हैं कि अच्छा अब 15 साल हो गए हैं, तो 15 साल में अब क्या मजीद उनमें डेवलपमेंट, पर्सनालिटी कैसे चेंज होती हाँ, है, थोड़े ये से अब बातों ऐसा में होता तो ऐसा होता, सफेदियाँ ऐसा शुरू होता होगी। तो ऐसा होता, ये बहुत सी बातें बहनें तो ना कुछ बहुत ज़्यादा सोचती हैं, और बहनों को भाइयों की शादी का भी बहुत ज़्यादा बहुत मतलब यही शौक था कि होता है। अब आएंगे तो ये मतलब हम लोगों ने सोचा हुआ भी था, बहुत कुछ प्लान भी था, सब कुछ था, फाइनल करना था। अब हमारे बच्चे जो उस वक्त नहीं थे, अब बच्चे हैं, तो हम उनको बताते हैं, वो बड़े गौर से सुनते हैं, अच्छा मामू ऐसे थे, मामू ये थे, मामू मतलब और पिक्चर्स देखिए, देखते हैं। बच्चों के लिए तो वो कहते हैं एजाज की जब बात होती है तो बच्चे बहुत। कहते हैं, हमारे तो मामू शहीद हैं। तो मतलब ये बड़ी कि खानदान में कोई ऐसा, तो आप मतलब नस्लें जो है वो उस बात को फ्लॉन्ट करती हैं कि हमारे खानदान में तो शहीद खानदान में है। शहीद। तो आपकी वजह से लास्ट कम्युनिकेशन क्या हुई थी भाई से? क्या बात लास्ट? बस मैं अम्मी आ रहा हूँ, अम्मी से ज्यादा मतलब वो करते थे, बीमार थी ना, और तो ईद वो- आने वाली थी ना, कुछ ईद आने वाली थी, रमजान 23 रमजान 23 रमजान था ना। तो खबर आई थी, और 22 रमजान की रात तक समझे हमारी 23 जो तो वालदा शुरू थी हो वो भी गया। हार्ट की पेशेंट थी, हाँ, तो अम्मी को तो बताना बहुत बहुत ज़्यादा वो मुश्किल था सब जो वो था। क्योंकि ये जो कुछ रिचुअल्स ऐसे है जी, बड़े बिल्कुल। मुश्किल है हमारे लिए, सोचने के और मुश्किल होता है कि जब परचम जो है वो दिया जाता है। तो वालदा उस वक्त कैसी? अम्मी तबीयत ठीक नहीं थी, हार्ट पेशेंट थी ना, हम लोग ज़्यादा बातें भी नहीं बताते, हम सब अम्मी अपनी जॉब पे थे, ऐसी बात मैं स्कूल टीचर थी, ये ऑफिस में थे, दूसरी बहन बैंक में थी, तो हम सबको अपने अपने ऑफिस में ही पता चला। तो फिर हम आ गए, जाहिर सी बात है लीव ली और आगे घर पहुँच गए सब, ऑफिस होने का जाओ। फिर अम्मी को बताया, फिर माशाल्लाह हमारे जो नेबर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, फिर रिश्तेदार भी जमा हो गए, फिर पता चल गया अम्मी को, थोड़ा सा रोई फिर। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है, दिस इज़ नॉट ईजी सर। और स्पेशली जब आपने फोर्सेज में आपने काम भी किया हो, तो आपके बैचमेट बहुत सारे ऐसे होते हैं, जब आप अक्सर तस्वीर लेके बैठे हो, मैंने अक्सर लोगों को देखा, लोग डिस्कस करते, लोग कहते हैं हाँ ये मेरा बैचमेट था, ये शहीद हो गया। तो इसके साथ चलना ये भी एक बड़ा मुश्किल होता है, ये एक फ़ौजी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान फोर्सेस क्यों प्रोफेशनली इतनी स्ट्रॉन्ग है दुनिया में। नंबर 1 आर्मी कहते हैं क्योंकि ये क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। इट्स मैन बिहाइंड द गन, इट्स द पायलट इन द कॉकपिट विच प्लेज, या नसीम की तरह के जो लोग आप 200 नीचे बैठ के सरहदों को ये जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। सबसे मुश्किल काम एज ए ह्यूमन होता है कि किसी को आप फ़ोन करके इतला दें एज ए कमांडिंग ऑफिसर। सर और वो ये बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें, मार्को, तो वो भी मतलब हमारी बिल्कुल ऐसी। तो इंटेलिजेंस को देख लें, अब जिस तरह उनके भाई को इतला दी गई, सबसे मुश्किल काम होता है कि उनको बताना कि आपके बेटे की या भाई की इस तरह से शहादत हुई है। लेकिन एज ए कमांडिंग ऑफिसर माई सेल्फ, मैंने जब कॉल की है जिम्मेदारी लेके, आगे से जो पहली चीज़ होती थी वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र का कलमा पढ़ते थे पेरेंट्स। और आपकी मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, हालांकि मेरा भी एक बेटा है, उसको भी मैंने फ़ौज में भेजा हुआ है। वो क्या है, ये सिर्फ वही चीज़ है कि आप जो खुद इस वक्त गाजी बन के बैठे हैं, बेटा अल्लाह उसको भी गाजी बनाए, कोई किसी की शहादत की उसके दुआ नहीं करता, लेकिन शहादत से बढ़ के क्या ज़िंदगी है। और जब हम उनके घरों में जब बॉडीज़ लेके जाते हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बारात क्या होगी, बारात किसी की क्या होगी जब जनाजा जाता है,
और पूरी वहाँ पे जितनी आसपास के गांव होते हैं बैंड वो सारे उमड़ आते हैं वहाँ पे, और जिस तरह की मोहब्बत नचावर करते हैं। इनके भाई की कब्र जो है आई एम श्योर कि वो भी इतनी रौनक होगी अभी भी कि लोग इसको कि शहीद की कब्र। तो हमारी कौम जो है वो जो शहादत के जज्बे से सरशार, जो अपनी जानों को कहती है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो लिहाजा ये वो अजीम लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने भाई को जो है वो अल्लाह के हवाले किया। और रीज़न क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान की सोवरेनिटी को, पाकिस्तान की सरहदों को, चाहे वो अंदरूनी दुश्मन हो या बैरूनी दुश्मन हो, इंशाल्लाह आँच नहीं आने। सर ये तो हमारे वो बहादुर भाई जो कि बॉर्डर पे मौजूद हैं, लेकिन आप सोचें इस बार जब हमला किया है उन्होंने, तो जो पहले जो देखा जाए तो हमले तो वो मासूम बच्चों पे जो घरों में खेले, तो वो तो ये आगाज़ ही उन्होंने यहाँ से किया कि उन्होंने हमारे यहाँ से मासूम निहत्ते बच्चों को शहीद किया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर उनके खून का एक कर्जा था जो हमें चुकाना था, और फिर उन्हें बिनान महसूस की सूरत में उनको वो करके भी दिखाया। छोटी सी ब्रेक लेनी जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आप तमाम तर देखने वालों को आज का पाक दिन, आज की पाक हस्ती के सदक़े में बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताएं कि आपके भी आसपास अब बहुत से, जैसे मैं इनसे बात भी करी थी, एक फ़ाइटर के लिए वो हमारा फ़ौजी जो हमारा बहरी हो, हमारा बर्री हो, हमारा फ़िज़ाई हो, एट टाइम्स इसका भी टोल होता होगा जब आप अपने साथ अपने बैचमेट्स को देखते हैं जब वो जाम शहादत नोश कर लेते हैं, वो गाज़ी होते हैं। ये एक बहुत ही सेक्रेट मेरा ख्याल है जो भी आर्म फोर्सेस के अंदर ज्वाइन करता है, तो दिस इज़ एन अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट कि दी अल्टीमेटली वी विल ले आवर लाइफ फॉर द डिफेंस ऑफ आवर मदरलैंड। ये एक सबके अंदर रियलाइजेशन होती है, ऑफिसर्स कैडर के अंदर और जवानों के अंदर ये चीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस नेवर शाय अवे फ्रॉम शेडिंग द लास्ट ब्लड फॉर द मदरलैंड इन द डिफेंस ऑफ मदरलैंड। तो ये हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात होती है। अगर मैं पाकिस्तान नेवी की बात करूँ तो पाकिस्तान नेवी की सबमरीन आर्म के अंदर 1971 के अंदर हमारी गाज़ी सबमरीन जो थी वो शहीद हुई। इसके अंदर 90 CPO सेलर्स थे जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो हमारी जो सबमरीन बेस है कराची के अंदर, उसके अंदर इसका एक शोहदा मोनूमेंट है, उसके अंदर उन सब शहीदों के नाम आवेज़ा हैं। तो हम जब भी सी में जाते हैं, एवरी टाइम व्हेनेवर वी गो टू सी वी क्रॉस दैट मोनूमेंट, और जब हम उनकी तरफ देखते हैं, उनके नामों की तरफ, तो एक हमारे अंदर एक जज्बा, एक जोश, एक वलवला आता है कि इंशाअल्लाह व्हेनेवर टाइम विल कम वी विल आल्सो नॉट शाय अवे फ्रॉम गिविंग आवर लाइफ फॉर द डिफेंस ऑफ मदरलैंड। सर मुझे बताएं, हमारी 1965 की बहरिया में और अब की पाक बहरिया में कितना फ़र्क है और कितनी जिद्दत जो है वो आ गई है? 1965 के अंदर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि 1965 के अंदर भी वी वर अ वेरी बैलेंस्ड फ्लीट, और जैसे ही ये एग्रेशन 65 वॉर के ऊपर दुश्मन ने लाहौर के महाज पे की, तो कराची की तरफ जो है वो पाक बहरिया, इंडियन नेवी पाकिस्तान बहरिया की तरफ कोई उन्होंने जुर्रत नहीं की करीब आने की। तो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स जो है वो एरियल स्ट्राइक करती थी कराची शहर के ऊपर 65 वॉर के अंदर, बट उनकी जो नेवी थी दे वर कन्फाइंड इन देयर हार्बर्स एंड बेस। तो पाकिस्तान नेवी ने अपनी जो उस टाइम की गाज़ी सबमरीन थी वो मुंबई के सामने डिप्लॉय की कि आए दुश्मन बाहर निकले और कोई अखाड़े में आए और कोई मुकाबला हो, बट दे स्टिल रिमेन इनसाइड द मुंबई हार्बर। तो ऑपरेशन सोमनाथ पाक बहरिया ने एक डिज़ाइन किया। उस ऑपरेशन सोमनाथ के अंदर ये था कि ये जितने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट कराची के ऊपर स्ट्राइक करते थे, इनको जो कंट्रोल और गाइडेंस और जो सारी इनके कमांड कंट्रोल था वो द्वारका शहर से होता था। कोस्ट लाइन के ऊपर इनका रडार था, रडार स्टेशन था। तो दो एम थे इस ऑपरेशन सोमनाथ के, पाक बहरिया के 6 डिस्ट्रॉयर और 1 क्रूज़र, तकरीबन लगभग जो ये फ्लोटिला था ये 7 शिप्स के ऊपर कंप्राइज करता था। और द्वारका सिटी जो कि उनकी कोस्ट लाइन के ऊपर था 350 किलोमीटर फ्रॉम कराची, इन्होंने जाके उसको डिस्ट्रॉय करना था। और दूसरा ये था कि इसके ऊपर इनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर आएगा इंडियन नेवी की तरफ कि देयर इज़ अ वॉर, दे शुड गो आउट एंड फाइट द वॉर विद द पाकिस्तान नेवी। और मुंबई से ये जैसे निकलेंगे तो हमारी सबमरीन सामने होगी और वो अटैक करेगी उनके ऊपर। लेकिन आप देखें कि पूरा द्वारका हमने जो उनका रडार स्टेशन था, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी वहाँ पे, जो इनकी वहाँ पे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पाक बहरिया ने डिस्ट्रॉय किया जाके, बट इनकी फ्लीट स्टिल मुंबई हार्बर के अंदर थी। ये तो थी 65 की नेवी। अल्हम्दुलिल्लाह
आज आप 2025 के अंदर देखें तो वी आर अ वेरी कैपेबल पोटेंट नेवी इन 4 डायमेंशंस। हमारे पास मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, और हमारी सबमरीन आर्म जो कि इज़ एवर एक्सपेंडिंग। और रिसेंटली अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट फ्लीट ऑफ सबमरीन सर्विस वी आर गेटिंग 8 न्यू सबमरीन्स फ्रॉम चाइना। मैं जिक्र कर रहा था जो पाकिस्तान नेवी का इनिशिएटिव है, एक अमन एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल एक्सरसाइज आफ्टर एवरी 2 years। मोर देन 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज, और ये इस रीजन के अंदर एक वाहिद एक फोरम है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है, इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है इंटरनेशनल नेवीज़ के अंदर, और उसके अंदर पैगाम एक ही होता है अमन का, एंड टू इंक्रीज़ द इंटरऑपरेबिलिटी विद आवर फ्रेंडली कंट्रीज़। सर, मुझे वैसे ख़वातीन की मैं तादाद के हवाले से जानना चाहूँगी। हमारे पाकिस्तान की बहरिया में ख़वातीन की तादाद क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम, और अगर मैं पिछले 5 सालों के हवाले से बात करूँ तो क्या बढ़ी है तादाद? जी बिल्कुल, हमारी ख़वातीन की तादाद काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है, और अभी जो नए बैच भी इंडक्ट हो रहे हैं उसमें जो फीमेल ऑफिसर्स हैं उनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमारे पास बहुत से फील्ड्स हैं जिसमें हम फीमेल ऑफिसर्स जो हैं वो सर्व कर रही हैं। तो जब हमारे पास वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं तो बहुत सी जो फीमेल कैडेट्स जो फीमेल ऑफिसर्स बनना चाह रही हैं या आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो उनके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की कौन सी फील्ड में है? इनिशियली ये था कि मेडिकल ब्रांच में डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट थे, लेकिन अभी आईटी की फील्ड में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और ब्रेक के बाद हम इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब, और साथ में हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे खालिद चिश्ती साहब जो कि फॉर्मर पीएफ फाइटर पायलट हैं, रिटायर्ड हैं एज एयर कोमोडोर। सर, आप दोनों को मैं अपने आज के स्पेशल शो में खुश आमदीद कहूँगी, और सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको देना चाहूँगी क्योंकि आज का दिन एक तो वैसे भी 12 रबीउल अव्वल का, तो आपको ईद मिलादुल नबी भी बहुत बहुत मुबारक हो, और आज क्योंकि वो दिन है जिसमें हम अपने बहादुर सपूतों को सेलिब्रेट करें। सर, आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। सर, और इस बार तो क्योंकि हमने जैसे पहले भी शो में बात कर रहे थे कि 14 अगस्त को मनाने का जोश और वलवला भी बिल्कुल मुख्तलिफ हट के हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और अब जो डिफेंस डे जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, आज का भी हमारा जज्बा मुझे लगता है पहले कई जो डिफेंस डे मना चुके हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ गया, उस वजह से क्योंकि जो मार्का हक जैसे दुनिया भर ने देखा कि किस तरीके से हम सुरखरू हुए पूरी दुनिया के सामने, हमने जिस तरह से नीज़ तो नाबूद कर दिया हर उस मैली आँख को जो हमारे सामने आई और जिसने कोशिश किया कि हम पे अटैक करे। और इस सारी सिचुएशन में सर मैं आपका जोश और वलवला भी जानना चाहूँगी कि आपके आज के क्या तासुरात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, एज ए वेटरन ज़ाहिर है ये आज का दिन हमारे लिए बड़े मैं समझता हूँ कि फ़ख्र का दिन है कि हमने अपने वक्त में एक बेहतरीन फ़ोर्स में जो है उसको ज्वाइन करने का अल्लाह ने मौका दिया, और फिर हमने वहाँ पूरी इनिंग हमने सर्व किया। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे बाद आने वाले लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाक फ़िज़ाइया का जो परचम है उसे सरबुलंद रखा, और जब भी कभी कोई ऐसा वक्त आया जिसमें किसी ने पाकिस्तान की एयर स्पेस में जो है उसको इंट्रूड करने की कोशिश की, या फिर रिसेंटली आप देखें कि जो हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई थी उसमें पाक फ़िज़ाइया ने अपनी दूसरी अफ़वाज के साथ मिल के एक बेहतरीन काम किया और कौम की तवक्कुआत सर बिल्कुल, और हमारे इन शाहीनों ने हमारा जो फ़ख्र है उसको मैं पहले भी कह रही हूँ कि हमारे गरूर में जो है उसको बदल दिया है। हमने देखा कि किस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने राफेल तैयारों को गिरा दिया, और वो जो कह रहे थे दुश्मन कि हम तादाद में बहुत ज़्यादा है और हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, जो कि फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि अब हमने रशिया से ये ख़रीद लिया, अब हमने ये चीज़ ख़रीद ली, और हमने उनको जिस तरीके से गिराया है सर, तो आपको लगता है कि वो लोग जिनका ऑलरेडी जिनके MiG-21 को तो कहते ही जी फ्लाइंग कॉफिन है, तो क्या अब उनमें इतनी पावर है कि वो आगे हमारे J-10C स्क्वाड्रन इसको फेस कर सकें? ताब ला सकते हैं ये? देखें बात ये है कि हम लोगों का जो एवोल्यूशन हुआ, जिस तरीके से पाक फ़िज़ाइया इस्टेब्लिश हुई, तो हम दोनों मुल्कों की जो
एयर फोर्सेस थी वो रॉयल एयर फोर्स से वो जो है निकली। लेकिन पहले दिन से ही एक तवाज़ुन जो नहीं था जहाँ तक नंबर्स की बात है, वो कुछ तो हमें एसेट्स मिले नहीं, और जो मिले वो इस हालत में नहीं थे कि उससे जो है आप एक पैरिटी क्रिएट कर सकें। तो वो जो हमारे शुरू के जो लीडर्स थे, जो हमारे शुरू के कमांडर्स थे, एयर मार्शल असगर ख़ान साहब या नूर ख़ान साहब, और फिर उनके बाद आने वाले तमाम सीनियर लीडरशिप, उनको ये हमेशा से ये चैलेंज रहा कि हमने अपने से जो एक तादाद में बड़ा दुश्मन है उससे लड़ना है। तो उन्होंने उस जो अददी बर्तरी उनको थी आईएएफ को, उसके चैलेंज को उन्होंने किस तरीके से मिटिगेट करने का सोचा, और वो ये था कि बेहतरीन ट्रेनिंग और प्रोफेशनल एक्सीलेंस, ये दो चीज़ें जो हैं ये हॉलमार्क रही हैं जी पाकिस्तान एयर फोर्स की। पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी को ये फ़ख्र हासिल है कि वो वाहिद मिलिट्री एकेडमी है जिसको हज़रत कायद आज़म ने विज़िट किया अप्रैल 1948 में, और वहाँ पे उन्होंने अपनी विज़न दी कि वो पाक फ़िज़ाइया को किस तरह देखना चाहते हैं। तो उन्होंने जो कहा, मैं वो आपके नाज़रीन के लिए उसको कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि एनी कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स इज़ एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर। पाकिस्तान मस्ट बिल्ड अप हर एयर फोर्स एज क्विकली एज पॉसिबल। इट शुड बी एन एफिशिएंट एयर फोर्स सेकंड टू नन। तो ये जो आखिरी चीज़ थी ना जी, सेकंड टू नन, ये चीज़ वो हमारे जो एल्डर्स थे उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ जो है ना वो समझें लिखी गई, और वो इसी मोटो को लेके चले। और आज मैं समझता हूँ कि अज़ीम कायद की जो रूह है वो यकीनन हमसे मुतमईन होगी कि उन्होंने जिस तरह विजुलाइज़ किया था पाक फ़िज़ाइया को, आने वाले सालों में पाक फ़िज़ाइया वाकई सेकंड टू नन बन के उभरी। मैं हमारे साथ इस वक्त खालिद चिश्ती साहब भी मौजूद हैं। खालिद साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि हम तो खैबर शिकन के मानने वाले हैं, तो फिर हम दुश्मन से क्या डरे कि दुश्मन हमारे सामने तादाद में जितना भी बड़ा हो, हमें उसको गिराना, उसको ज़ेर करना आता है। जी मदिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया। मैं यहाँ एयर वाइस मार्शल एजाज की इजाज़त से कायद आज़म का दूसरा हिस्सा भी कोट करना चाहूँगा जो मैंने कहा था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी में कहा था, मैं कोशिश करता हूँ उर्दू में, उन्होंने कहा था कि डिसिप्लिन और इंडिजिनाइजेशन यानी सेल्फ रिलायंस के साथ ही पाक फ़िज़ाइया जो है वो पाकिस्तान के शायान शान हो सकती है। अब आप देखिए कि जो डिसिप्लिन जो देखा वो आपने 7 मई को देखा और उसके बाद देखा, और दूसरा आपने देखा जो कायद आज़म ने हुक्म दिया था कि सेल्फ रिलायंस यानी कि हमने खुद जो करना है, अपने खुद इनसारी आपने देख लिया कि हमने J-10C से वो किया जो चाइनीज के भी शायद वहमो गुमान में नहीं था। एक बात तो ये है। तो ये जहाज बनाना एक और चीज होती है, राफेल जो है वो एक इंडक्ट कर लेना एक और चीज होती है, या कोई भी दुनिया का सोफिस्टिकेटेड वेपन जो होता है उसको जहाजों को या मिसाइलों को फ्लीट में शामिल करना और चीज होती है, और उसकी ट्रेनिंग करना, उसको मास्टर करना, और सबसे ज्यादा बढ़कर उसको इंटीग्रेट करना अपने बाकी सिस्टम्स के साथ, वो बहुत बड़ा कारनामा या चैलेंज होती है। मुझे ये एजाज हुआ इस वॉर के बाद भी पाक फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर और ऑपरेशन रूम में विजिट करने का। तो जब मैं साइबर कमांड के वॉरियर से, जो जिनको मैं साइलेंट वॉरियर्स कहता हूं, जब उनसे मिला तो मैं उनकी जंग की पिछली वॉर की बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर हम तो अब अगली प्लानिंग कर रहे हैं, वो तो पास्ट हो चुका है। जो आपका सवाल है कि आइंदा हो सकेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो साइलेंट वॉरियर या सब जिस फील्ड में पाक फ़िज़ाइया के लोग काम कर रहे हैं, ये वो इस पे नहीं अब प्राइड सिर्फ ले रहे कि हमने पास्ट में जीता है या पास्ट में ये परफॉर्मेंस दिखाई है। वो नए टैक्टिक्स, नई स्ट्रैटेजी, नई इंटीग्रेशन और नए तरीके ढूंढ रहे हैं
कि जिससे आने वाले वक्तों में दुश्मन को मजीद सरप्राइज दिया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि माँ बाप जो मैं देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को PF स्टेडियम, आप म्यूजियम आप ज़रूर लेके जाएं, आप वॉर ट्रॉफीज़ दिखाएं अपने बच्चों को और उनको दिखाएं कि किस तरीके से माशाल्लाह से मैं क्या करूँ ना, मैं बहन हूँ, बेटी हूँ, इंशाल्लाह आगे वहाँ तो बलाएँ लेती हूँ भी हमारे इन फोर्सेस की, कि जिन्होंने हमारा सर इतने फ़ख्र से बुलंद किया है। तो सर मुझे बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि इस मुंह तोड़ जवाब के बाद, जो हमारे हमसाया मुल्क है उसको जो बहुत आदत है कि वो सरप्राइज़ दे हमें, क्या उसमें मज़ीद जसारत कर सकेगा? देखिए, जब भी कोई वॉर आप शुरू करते हैं और जो दुश्मन एग्रेशन करता है, यानी कि जो ऑफेंस लॉन्च करता है, उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कोई। और हिंदुस्तान ने क्योंकि हमारे खिलाफ ऑफेंस किया, उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या थे इस दफा मई के महीने में? उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये थे कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए, उसको नाको चने चबा दे, उसको तौबा करवाए। आया ये सब कुछ अचीव कर पाया? तो जब इतनी बड़ी तैयारी के साथ ऑफेंस का लॉन्च का टाइमिंग, जगह, इंटेंसिटी, उसका सोर्स के एयरफोर्स को लगाना है, नेवी को लगाना है, आर्मी, सब कुछ दुश्मन के पास था। हम डिफेंस में थे, लेकिन हमने ये भी साबित किया इस दफा पाक फिजाइया ने अपने ट्रेडिशन से हटके कि ये पाक फिजाइया वो नहीं है जो 65 की जंग में या उससे पहले थी, जब हम डिफेंस रखते थे, सिर्फ हम ऑफेंस भी करेंगे। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि पाक फिजाइया की ये प्लान में शामिल था कि जो वेपन अगर वायलेट करेगा हमारी सरहदों की या जहाज वायलेट करेगा, उसकी पनिशमेंट या पाक फिजाइया का रिस्पॉन्स वही होगा, एक जैसा होगा, चाहे वो वेपन लॉन्च करे। और दूसरा ये भी इन पायलट्स को हुक्म दिया गया था, ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि अगर दुश्मन के जहाज हमें हमला करके वापस लौटने में कामयाब हो जाते हैं तो आप चेज करके शूट करेंगे। वाओ! तो ये रिजल्ट था हमारे लोगों का। हमारी पाक फिजाइया ने 3 साल से ये जो J-10C स्क्वाड्रन की आप बात कर रहे हैं, इनको कोई टास्क नहीं दिया था सिवाय एंटी राफेल स्क्वाड्रन था ये मेरे हिसाब से। जिसका मतलब ये है कि अगर ये दुश्मन ने जब भी हमला किया, ये स्क्वाड्रन राफेल को हिट करेगा। उसके लिए ट्रेनिंग सिर्फ ये नहीं हुआ था कि उस रात ये उड़े थे, इनके सामने जहाज आ गए, इन्होंने बटन दबाया, मिसाइल चल गया और हमला हो गया। ऐसा नहीं था। हुआ ये कुछ है कि जब ये 3 साल से इनको टास्क किया गया था कि जब भी मौका आया, राफेल क्योंकि हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की एयरफोर्स का प्राइड है और उनके वजीर आजम की एक विश लिस्ट में शामिल था कि अगर राफेल हमारे पास होते, तो ये हुक्म दिया गया था कि आपने कुछ नहीं करना सिवाय राफेल को टारगेट करना जब भी मौका आया। और राफेल आप ऐसे नहीं कर सकते रात को आप सुबह उठ के मुकाबला करें और राफेल को अटैक कर दें। इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है, आपने उनकी सर्वेलेंस करनी होती है, उनकी सिक्योरिटी में ब्रीच करना होता है, उनकी फ्रीक्वेंसीज लेनी होती है, उनके टैक्टिक्स फॉलो करने होते हैं, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन का लेवल चेक करना होता है, तब आप किसी को डिस्ट्रॉय या पैनिक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया ने इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, वी आर इंडेप्टेड एंड वी आर सो प्राउड ऑफ ऑल आवर फोर्सेस। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब जो कि रिटायर्ड एयर कमोडोर थे, हमारे साथ मौजूद भी थे। अच्छा, मैं सर एजाज साहब आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मैंने उनसे बात भी की कि अभी जो जदीद चीनी साख्ता PF-15 मिसाइल का हमने कामयाब तजर्बा किया, ठीक है, हमने दुनिया को तो दिखाया है, लेकिन साथ में इंडिया को इसने क्या मैसेज दिया है? देखिए, इसमें इंडिया के लिए तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि इक्विपमेंट अलोन जो है ना, वो आपको वो कैपेबिलिटी नहीं देता जो जंग में फैसला कुन साबित होती है। देखें, जो आपने रॉयटर की भी जो है ना एनालिसिस सुने होंगे, पढ़े होंगे, कि उन्होंने ये कहा कि ये जिन रेंजेस पे हमने उनको शूट किया वो भारतीय पायलट्स के लिए भी एक सरप्राइज़ था। क्योंकि देखें, जो थ्रेटिकल रेंजेस होती हैं ना, वो तो ओपन सोर्स पे अवेलेबल होती हैं, इंटरनेट पे आप उनके इक्विपमेंट की, वो हमारे इक्विपमेंट की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो मिल जाया करती हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो टैक्टिक्स क्या हैं जिसके ज़रिए आपने उस इक्विपमेंट को एम्प्लॉय करना है। तो असल चीज़ उस प्लेटफॉर्म की, उस वेपन सिस्टम की एम्प्लॉयमेंट है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्ट्री रही है जी कि हम लोग जो हैं, हमारी तरबियत इस तरह होती है कि हम जो मैन्युफैक्चरर की बताई हुई जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, हमसे ये डिमांड किया जाता था और अब भी यही किया जाता है यंगस्टर से, कि वो उन कैपेबिलिटीज से आगे जो है उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 1 मिनट हो तो मैं आपको एक हिस्ट्री से, क्योंकि आज हम हिस्ट्री के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो 1959 में
पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहला भारतीय जहाज़ गिराया जी। और वो इस तरह हुआ कि भारत का एक जहाज़ होता था कैमरा, वो बहुत अल्ट्रा हाई आल्टीट्यूड पे ऑपरेट करता था और वो रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल होता था। तो ईद का दिन था 10 अप्रैल 1959 में। वो उन्होंने समझा कि शायद ईद वाले दिन जो है मुसलमान जो हैं वो नमाज़ पढ़ के तो जो है ना खा पी के जो है ना रेस्ट कर रहे होंगे, तो आज हम पाकिस्तान की रिकॉनेसेंस करते हैं। तो ये जहाज़ जो है ये गुजरात के करीब बॉर्डर से ये एंटर हुआ। तो हमने इसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम में इसको ऑब्ज़र्व किया हमारे रडार्स पे, और इसके बाद हमने इस पे स्क्रैम्बल किया पेशावर से। वो जिन्होंने रडार पे इसको देखा उस वक्त वो एक फ्लाइंग ऑफिसर थे रब नवाज साहब, बाद में वो ग्रुप कैप्टन बन के रिटायर हुए, और जिनको स्क्रैम्बल किया गया वो पेयर लीडर जो थे वो उस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस थे, बाद में वो एयर वाइस मार्शल रिटायर हुए। तो उनको जो है ना उन्होंने इंटरसेप्ट किया जी इस कैमरा को। लेकिन कैमरा जो है वो F-86 जिस जहाज़ पे हमारी फॉर्मेशन थी वो उसकी जो सर्विस सीलिंग या वो मैक्सिमम आल्टीट्यूड कैपेबिलिटी जो मैन्युफैक्चरर ने बताई हुई थी वो उससे तकरीबन 10,000 फुट ऊपर था। तो वो ये समझते थे कि उसी में उनकी सेफ्टी है। लेकिन हमारे पायलट ने उन्होंने इस तरीके से लो टू हाई उन्होंने कन्वर्जन की कि उन्होंने वो जो 10,000 फुट का जो डिफरेंस था उस चीज़ को भी अपनी महारत से उन्होंने उसको कवर किया और उस जहाज़ को अपने जहाज़ के पैरामीटर से बाहर एंगेज करते हुए उसको शूट किया। और उसमें एक पायलट और एक नेविगेटर थे, उन्होंने भी इजेक्ट किया और उनको भी हमने अभिनंदन की तरह उस वक्त कैप्चर किया और बाद में वापस किया। चाय पिलाया था, इनको तो हमने मौका ही नहीं दिया ना आसमान में जी। तो ये हमारी पहली किल थी इंडिया पे। तो ये उस वक्त से लेके आज तक हमारी जो आस्किंग होती है, हम जो अपने यंगस्टर्स को जब फ्लाइंग ट्रेनिंग करते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि ये इक्विपमेंट जो प्रॉमिस करता है आपने हमें उससे ज्यादा परफॉर्मेंस जो और है बाकी उन्होंने करके भी दिखाई। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आप तमाम तर देखने वालों को। आज का पाक दिन, आज की पाक हस्ती के सदक़े में बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हमारे लिए बड़ा पाक दिन है क्योंकि पाक सरज़मीन जिसमें हमारे प्यारे नाडर सपूतों ने हमें ये जो आज हम जिस आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, ये नहीं कि मरहून मिन्नत है, ये पाक नबी का सदका तो है ही, लेकिन उसके बाद हमारे बहादुर बेटों को, चाहे वो बर्री लेवल पे हों, वो बहरी लेवल पे हों या वो फ़िज़ाइया लेवल पे हों, वो इंश्योर कर रहे हैं कि किस तरीके से मुल्क के अमन को और मुल्क की हिफाजत करनी है। ऐसे ही आपको और मुझे जो अपने घर में बैठे हुए हैं, हमें भी कोशिश करनी है कि हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी, ये टाइम कोई वीडियोज़ भी बना के डाल देते हैं तो हमने ऐसी कोई चीज़ भी नहीं करनी कि जिससे हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी पे किसी भी किस्म की आंच आए। ये हम पे ज़िम्मेदारी लागू होती है। अगर ये हमारे फोर्सेस सरहदों पे रह के अपनी जान को मुल्क पर कुर्बान करते हुए हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करें तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अंदर बैठ के अपने मुल्क की अच्छी रेपुटेशन के लिए फ़ाइट करें। सर, अभी जो मैं मुनासिब जो करंट सिचुएशन देखूं तो इसमें हमें किसका ज़्यादा थ्रेट है, ये रवायती वॉर का जो कि बॉर्डर टू बॉर्डर वाली वॉर है, या फिर हाइब्रिड वॉर का हमें ज़्यादा ख़तरा लाक है? बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी भी जंग का क्या मकसद है? मकसद ये है कि आप कौम को इतना डिमोरल कर दें कि उसकी लीडरशिप एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे और सबमिट कर दे दुश्मन को। ये जंग का मकसद है। इसको अचीव कैसे करना है? कन्वेंशनल जंग से, जो हमारी रवायती जंग। लेकिन अब लिथैलिटी ऑफ वेपन्स, उनकी डिस्ट्रक्शन, प्रिसीजन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ दुनिया जा रही। इंडिया और पाकिस्तान के अगर तनाजुर में अगर आप देखें तो हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी चॉइस होगी, क्योंकि कन्वेंशनल लेवल के ऊपर हम माजी में भी और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर भी जिस तरह से हमने जवाब दिया तो कन्वेंशनल वॉरफेयर को आखिर में लेकर आएंगे। लेकिन जो हाइब्रिड में उसमें क्या क्या शामिल है? आपको टेररिज्म,
के ज़रिए आपको वीक करने की कोशिश करेंगे। आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या परसेप्शन मैनेजमेंट जो है वो इंडिया को कोशिश करेगा कि आप दरार पैदा करें कौम और अफवाज में। आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश करेगा। आपको जो है वो जो भी आबी जारियत हुई है कि आपको जो ज़राअत आपकी जो इकॉनमी जो है उसके ऊपर आपको वो करे। आपको फैटफ के ज़रिए आपको जो है ग्रे लिस्ट में डालने की, ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश करेगा। ये तमाम चीज़ें ओवरऑल कौम को मायूस करने के एलिमेंट्स हैं। और जब मायूस हो जाए तो फिर एक कन्वेंशनल वॉर डाल दें। क्योंकि भी आप जो मीडिया पे आप देख भी रहे होंगे कि इस आबी जारियत के तनाजुर में काफ़ी एनालिस्ट की बात करेंगे, इसके बाद कन्वेंशनल वॉर का एक जो है वो चांस बन सकता है इंडिया की जानिब। तो लिहाजा इस वक्त जो हाइब्रिड वॉरफेयर की ऑप्शन है वो डोमिनेंट है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये इंफॉर्मेशन जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसको आप देखें तो ISPR, जिसमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के जो लोग उसका मैनेज करते हैं, इस तरह औरंगजेब साहब थे, AVM औरंगजेब जो सेलिब्रिटी बन गए, और उन्होंने जिस तरह से वो सारी ब्रीफिंग एक तरफ और एक बात की थी, इट्स 6-0 तो 6-0 करके। और जिस तरह ISPR ने, अहमद शरीफ साहब ने जैसे डे बाय डे जो डेवलपमेंट हो रही थी अपनी कौम को आगाह रखा होता ताकि किसी भी किस्म की अफवाहें जो हैं वो कौम के अंदर ना एग्जैक्टली। तो वो आप तमाम चीज़ों का आप देखें तो हाइब्रिड वॉरफेयर इज द प्रीडोमिनेंट ऑप्शन विद द एनिमी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। लेकिन आप कन्वेंशनल वॉर को कभी भी रेलीगेट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जिद्दत तो बिल्कुल आ सकती है। तो मुझे एजाज साहब आप भी बताइएगा कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसकी भी भरमार है और साथ में जिद्दत भी, टेक्नोलॉजी की जिद्दत भी हम वो देख रहे हैं। तो सर ये हमारी वॉर की हिकमत अमली को ये कैसे बदली है, इसको कैसे शेप अप कर रही हैं? बिल्कुल जी, ये जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं इसके ऊपर एक हमेशा जो फोर्सेस जो हैं वो एक गहरी नज़र रखे हुए होते हैं। क्योंकि आपने ये देखना है कि कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट कैसी हैं, आपका दुश्मन किस तरह का इक्विपमेंट या किस तरह की प्लेटफॉर्म जो हैं उनको इंडक्ट करने का सोच रहा है, और फिर उसकी बुनियाद पे आप ये चीज़ हाइपोथेसाइज करते हैं कि वो क्या करने की तैयारी कर रहे हैं, और फिर उस चीज़ का जो है आप तोड़ निकालते हैं और उसके लिए फिर वॉर गेमिंग होती है, प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी आप ये देखिए इस जंग में, हालिया जंग में, जहाँ काइनेटिक एप्लीकेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो अल्लाह ने कामयाबी दी, उसके साथ साथ एक ऐसा एरिया, क्योंकि ये एक मल्टी डोमेन जो है वॉर थी, तो इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इसमें EW के प्लेटफॉर्म्स जो हैं, एवेक्स, सपोर्ट एलिमेंट, फोर्स मल्टीप्लायर्स, इसके अंदर हर तरह के जो इक्विपमेंट है जो एयर या स्पेस से रिलेटेड है वो इसमें इसको इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर एक किल चेन बनाई गई और ये काम हुआ। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ थी वो थी साइबर डोमेन, क्योंकि अमूमी तौर पे ये ख्याल किया जाता है और राइटली सो कि इंडिया की जो IT की जो इंडस्ट्री है वो एक उनका बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें ना सिर्फ ये कि वो अपनी तकरीबन 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, बल्कि इंटरनेशनली वो इन सर्विसेज को वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड का, अमेरिकन, कनाडा का काम जो है वो यहाँ से इंडिया से होता है वर्चुअली। तो उस पर्टिकुलर एरिया में पाकिस्तान की इतनी शानदार कामयाबी कि जहाँ पर हमारे बच्चों ने उनके जो नेशनल ग्रिड थे उनको जो है जैम कर दिया, उनके जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जैम कर दिया, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक जो है उनके लिए एक जो है ना, सबसे मज़े की चीज़ ये होती थी वो यूट्यूब पे जब वो खबरें देख रहे होते थे तो दरमियान में हमारे कौमी तराने भी आ जाते थे। तो ये बहुत हर तरीके से हमें जवाब देने की कोशिश की है। हमें पता तो था जी एज ए वेटरन हमें, क्योंकि देखें ये जो साइबर डोमेन होती है ना, इसके बारे में जितनी कम से कम बात की जाए
वो ही बेहतर होता है। ये बिल्कुल जो है ना बिहाइंड द सीन बैठे हुए जो है ना वॉरियर्स होते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी और अपनी प्रेजेंस का कोई सिग्नेचर नहीं देते, और इसी सीक्रेसी में ही इनकी जो है ना सक्सेस होती है। बिल्कुल सर। तो ये इवन हमारे लिए भी ये चीज़ जो है बड़ी सरप्राइज़ थी कि हमने इतने जो है बड़े जो है रिसोर्स रखने वाला मुल्क, जिनकी आईटी में बड़ी एक महारत है, दुनिया में बड़े बड़े जो आईटी से रिलेटेड कॉरपोरेशंस हैं, उसको इंडियंस जो है ना वो उसको लीड कर रहे हैं, और वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स प्रीडोमिनेंटली इंडियन है। अगर आप सिलिकॉन वैली में जाएं, आप सियाटल में जाएं, तो हमने जब हम जंग के बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने हमें बुलाया, तो हमें इतना अंदाज़ा तो था कि पीएफ ने 2019 के बाद साइबर कमांड बनाई है और इस पे काम हो रहा है। लेकिन जब हम वहाँ गए और उन्होंने जो हमें अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई, वो यकीन कीजिए कि वो एक नाकाबिले यकीन एक कैपेबिलिटी है। छोटी सी ब्रेक लेनी जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर महाज पे देखें तो मुझे लगता है हर पाकिस्तानी ने बड़ा अच्छा उसके किरदार के हवाले से बात की। आपने जैसे फ़िज़ाई के किरदार के हवाले से बात की, हमने बरी के हवाले से बात की, तो मैं बुनियान महसूस में जो अभी स्पेशली हुआ है सर पहलगाम की बात, कैसे रोल अदा किया नेवी ने? मैडम, किसी भी अभी मुल्क की जो है नेवी का मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस आप ऐसे जज कर सकते हैं कि जब ये बुनियान मरसूस मार्का ख़त्म हुआ, पूरा स्टैंड ऑफ ख़त्म हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग ऑल दिस पीरियड हमारे पोर्ट्स एंड हार्बर्स, हमारे मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ अलॉन्ग द कोस्ट, एवरीथिंग वाज बिजनेस एज यूजुअल, नथिंग वाज डिसरप्टेड। वेयर एज अगर आप हमारे एडवर्सरी को देखें तो उनकी जो कांडला पोर्ट है वो उसके अंदर ऑपरेशन स्टॉप रहे। गुजरात कोस्ट के ऊपर, इंडियन गुजरात कोस्ट के ऊपर जो फिशरमैन कम्युनिटी थी वो बहुत अरसे तक जो है वो अपने एरिया में नहीं आई वापस। वेयर एज जो हमारे फिशरमैन थे, हमारे सी फेयरर्स थे, वो एक इट वाज अ नॉर्मल। और उसके बाद जो हमारी जो ऑफेंसिव पोस्चरिंग थी हमारी फ्लीट की, पाकिस्तान नेवी की फ्लीट की, उससे एनिमी रिमेंड 700 to 800 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान कोस्ट। सो इफेक्टिवली हमने पाकिस्तान नेवी ने थ्रू इस ऑफेंसिव पोस्चरिंग एक डिटर किया एनिमी को नॉट टू वेंचर इनटू द मैरिटाइम डोमेन। सर मैं अब क्योंकि आखिर में मैं चाहूँगी कि मैं आप सब लोगों से मैसेज लूँ उन आवाम के लिए जो कि हमें देख रहे हैं, जो बॉर्डर पे तो मौजूद नहीं, पर हाँ वो घर में बैठ के भी, उन ख़वातीन के लिए कि जो एक अच्छे पाकिस्तानी का किरदार अदा कर सकते हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? विद दी जो सबसे पहला जो लेसन हमने इस पहलगाम स्टैंड ऑफ के बाद, कॉन्फ्लिक्ट के बाद देखा, जो एक चीज़ डिस्टिंक्ट बिल्कुल उभर के सामने आई, वो ये थी कि विद नेशनल यूनिटी, विद नेशनल रिजॉल्व एंड विद द बैक्ड by the people of the Pakistan, armed forces can face any adversary who enjoys numerical superiority. ये एक चीज़ उभर के सामने आई, मेरा ख्याल है कि ये एक लेसन लर्न था इस कॉन्फ्लिक्ट का। आप शुमाल लीजिए। मैं एक सर की बात को भी, जो सर ने बहुत अच्छा एलैबोरेट किया, कि आप किसी भी दुश्मन के जितने भी जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी उनकी रिसोर्सेज हैं, जो भी स्ट्रेंथ हैं, अगर उसमें कैपेबिलिटी, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी नहीं है ना, तो आप किसी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। जैसे हमारे सर एयरफोर्स ने भी इस चीज़ का जिक्र किया, एक ये चीज़। सेकेंडली, ख़वातीन के लिए, पाकिस्तान की बेटियों के लिए मैं पैगाम दूंगी कि ये बड़ा एक एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म है आर्म फोर्सेस का, पाकिस्तान बहरिया का, और आप ज़रूर आएँ, आपको वेलकम करते हैं हम। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, ख़ुद पर यकीन रखें, कमिटमेंट, हार्ड वर्क के साथ आएँ, ज्वाइन करें, और आपको ये प्लेटफॉर्म एक प्राइड और ऑनर के साथ आपके एंड और डोमेन में रहते हुए कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देगा। ज़बरदस्त। जी सर। मैं अपने यूथ से मुखातिब होना चाहूँ, क्योंकि मैं डेली उनके साथ राब्ते में होता हूँ। सोशल मीडिया नेटवर्क को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करें, अपने नेशनल पर्सपेक्टिव्स को जानें। और मैं तमाम कौम को ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ऐसे यंगस्टर्स ऐसे फ़ौज में आते रहेंगे, हमारी मुल्क की सवरेनिटी और उसकी सरहदों की हिफाजत पे कभी कोई आँच नहीं आएगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आप लोग क्योंकि देखिए शोहदा तो हमारे सर का ताज हैं, तो कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर आपके बेटे शहीद हैं, एक भाई शहीद है, घर में तो आपके ऑलरेडी कैसे मौजूद है, जिंदा और जावेद हस्ती हैं, आप लोग जो पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, अवाम आपको देख रही है, आप लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं
ये बताइए, मैसेज तो लूँगी लेकिन एक्सपेक्ट आप क्या करते हैं लोग? मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करूँगी तमाम पाकिस्तानियों से कि देखें शहीद कभी मरता नहीं, वो हमेशा जिंदा रहता है। आप ये मत समझें कि आपका भाई या बेटा कोई शहीद हो गया है तो लाइफ में कभी आप पे नहीं इंटरफेयर करेगा। हमें हर मौके पे ये महसूस होता है कि वो हमारे साथ है। हाँ। कहीं ना कहीं पीछे से वो बचपनाई कर रहा है या कोई मशवरा या कोई ऐसी चीज़ या कोई बात जहन में आ रही है तो उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। ये मत समझेंगे शहीद हो गया तो हमने किसी को खो दिया है, लेकिन हिस्ट्री में, तारीख में हर जगह वो आपके साथ है, आपकी फैमिली में। आपकी फैमिली को मुमताज़ किया है उसने, एक आम सी फैमिली। हम अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन जब किसी का कोई शहीद हो जाता है, किसी फोर्सेस में जाता है, या कोई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है तो फिर वो ये होता है कि हाँ ये वो फैमिली है जिनका फला बंदा, फला भाई बेटा जो है वो शहीद हो गया था। बहुत प्यारी आपने बात की। हाँ, कि ये हिस्ट्री का इनाम हमेशा जब तक पाकिस्तान है इनाम रहेगा। लेडीज़ के हवाले से मैं कहूँगी कि हर जो औरत है वो अपनी घर की कमांडो है। उसका भाई हो, बेटा हो, जिस फील्ड में वो, उसको जहनी सुकून अगर घर में मिलेगा ना, प्रोवाइड करेगी तो इंशाल्लाह फोर्सेस में नहीं हर फील्ड में हमारे जो बंदे हैं वो कामयाबी हासिल करेंगे। कितनी ज़बरदस्त बात की। अच्छा, और मुझे एक बात जो मैं पूछना चाहती थी, किन किन मौक़ों पे आपको भाई की क्या क्या बात याद आती है? और हर मौके देखिए, स्पेशली जब वो वक्त आया तो रमज़ान के दिन थे, ईद पे आने वाले, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ स्पेशली उनके शादी के हवाले से भी प्लान थे। माशाल्लाह 27 ईयर्स के थे वो उस वक्त। तो मैं मैरिड थी तो मुझे तो बड़ा था कि मैं आऊँगी, मैं के और रहूँगी और ये होगा और वो होगा, फला होगा। ईद इस बार भाई के साथ होगी? हाँ, ईद इस बार दोनों भाइयों का साथ प्रोग्राम था तो फिर थोड़ा आगे पीछे डिले हुआ। फिर ये खबर आ गई, कुछ गम था, कुछ खुशी थी। जाहिर सी बात है हर तरह से, हर जगह से जो अहमियत मिल रही थी एक आम सी फैमिली को। जाहिर सी बात है हम अपनी अपनी फील्ड्स में थे, हमें हमारी फील्ड्स के हवाले से तो वो अहमियत नहीं मिल सकती थी जो भाई के हवाले से मिली। वो मुझसे छोटा था लेकिन वो हम सबसे बड़ा हो गया। उसने अपना पार्ट तो पूरा कर दिया, लेकिन हम अपनी लाइफ में क्या करेंगे हमें नहीं पता। उसने जो इतना बड़ा काम किया हमसे छोटा होकर, वो अपना एक हिस्सा पूरा कर दिया। उसने अपने बहन भाइयों को भी मोतबर कर दिया बहुत ज़्यादा। कितनी जो अब शहीद है उसने अपने ख़ानदान के, कुनबे के हर शख्स को मोतबर। और स्पेशली हमारे पाकिस्तान के फोर्सेस बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं ऑफिस वगैरह में, एक फ़ख्र महसूस होता है कि शहीद की फैमिली है। और बस वो आप बात करना चाहती थी? हाँ, मैं ये कहूँगी जो माशाल्लाह हमारे फोर्सेस के जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे आने वाले बेटे हैं और जो गुजरे हुए हैं बुजुर्ग हैं हमारे, तो वो जो है वो किसी चीज़ से, प्रोडक्ट से नहीं लड़ते, वो अपनी हिम्मत और हौसले से लड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली हमारे मजहबी तौर पे भी देखें, कौमी तौर पे भी देखें, हम भले तादाद में थोड़े हों, हमारे हौसले बुलंद हैं, हम मरने मारने के लिए तैयार हैं। दुश्मन जो हम पे अटैक करता रहता है वो हार जाता है। फिर वो सोचता है इनको अंदरूनी तौर पे कमज़ोर कर दूं। जैसे एक बीच में बदगुमानी आ गई थी फोर्सेस और अवाम के बीच में, तो ये उसने हम पे हमला नहीं किया, ये उसने हमारी वो बदगुमानी दूर की है, हमारी सोई हुई कौम को जगाया है। जो हमारे बच्चे नहीं जानते थे ना 1965 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, किस तरह से अभी हम आने वाली PhD सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था। हमारे बच्चे जाके जो आज छोटे कल जवान होंगे, कल वो अपनी अगली नस्ल को बताएंगे। तो दुश्मन ये नहीं समझे कि उसने हम पे हमला किया है, उसने हमारी सोई हुई कौम को जगाया है। बिल्कुल जी। और उसने हमें लगता है कि उसने अपने इस कदम से हमें अमर कर दिया, हमें तारीख में और अमर कर दिया कि हमने अपने एक्शंस को बताया। एजाज साहब, बस इससे पहले कि मैं लोगों से रुखसत लूँ अपने शो में, आपसे मैं आखिरी मैसेज लेना चाहूँगी कि आप हमारी आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जी, मैं दो बातें अर्ज़ करूँगा जी। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक जज्बे की बात है, मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि हमारे मुल्क में इस जज्बे की कमी नहीं है। मैं अभी आप शोहदा की फैमिली से बात कर रही थी, मुझे कई बार मौका मिला फ़िज़िकली बिल्कुल यानी शहादत के फ़ौरन बाद जाके मिलने का, लेकिन हमने किसी जगह इस जज्बे की कमी नहीं देखी। अगर किसी माँ का एक बेटा शहीद हुआ तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि दूसरा बेटा जो है ना या बेटी, उसको भी मुसल्लह अफ़वाज में जो है मौका मिले तो वो वहाँ भी चली जाए। तो जब तक ये जज्बा मौजूद है, हमें जो है ना बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से यकीन होना चाहिए कि नुसरत, फ़तह नुसरत जो है वो अल्लाह ताला हमारी तरफ देगा। और मैं ये अर्ज़ करूँ कि जंग जो है ना सिर्फ मुसल्लह अफ़वाज नहीं लड़ा करती, जंग जो है ना वो कौमें लड़ा करती हैं। तो जब तक पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है, जैसा कि इस जंग में, हालिया जंग में हमने 65 की याद ताज़ा की, अगर इसी तरह पूरी कौम जो है वो दुश्मन की फैलाई हुई बदगुमानियों से बच के अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी हो, तो हमें कोई दुश्मन कभी भी हमें किसी तरह बेशक। और जैसे आपने बात की ना कि 1965 की, तो बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि ऐसा लगता था कि गैब से कोई अल्लाह की मदद आई है। बहुत से लोग कहते हैं जी हमने तो आसमान में जुल्फ़िकार को लटका हुआ भी देखा। ऐसे लोग, बड़े बुजुर्ग ऐसी बातें बताते थे, और ये अल्लाह पाक ने भी ऐसा मौका दिया। और अल्लाह पाक
हमेशा हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करे। देखिए कोई एक मेरी उंगली को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई ये उंगली अकेली इसको भी नुकसान पहुंचा, लेकिन जब ये सब मिलके एक मुट्ठी बन जाते हैं तो फिर इसको नुकसान पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। और यही यूनिटी जो है वो कर सकती है अगर हम तमाम तर लोग सब चीज़ें, मैं कहती सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन सबको पीछे रखें। सबसे पहले मुल्क है, कोई भी शख्सियत पहले नहीं है, सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।